हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 12B का पार्ट 2 हल करने वाले हैं। और इस पार्ट में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस पार्ट में प्रश्नावली 12B पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो से पहले पीछे के सभी चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर पीछे के आप किसी भी चैप्टर को आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे के किसी भी चैप्टर को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस 2024-25 के हिसाब से आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई बराबर 3.14 लीजिए। देखिए प्रश्न को समझिए, ध्यान से देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। यहाँ पे चित्र हम पहले इसलिए बना लेते हैं कि वीडियो बहुत लंबा ना हो। अगर वीडियो बहुत लंबा होता है तब भी आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए पहले ही हम यहाँ पे चित्र बना लिए। चित्र को समझते हैं। देखिए ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन, यानी देखिए यह एक बड़ा बेलन है। अब बड़ा छोटा कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसकी ऊंचाई भी अधिक है और इसकी त्रिज्या भी अधिक है, ठीक है ना। तो यह एक बड़ा बेलन हो गया जिसकी ऊंचाई 220 दिया हुआ है, ठीक है ना। जिसकी ऊंचाई क्या दिया हुआ है, 220। फिर आपसे क्या बोला हुआ है, आधार का व्यास, यानी इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक पूरा, यह चीज देखिए यहाँ से यहाँ तक यह पूरा जो है 24 सेंटीमीटर है। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको अब बोला हुआ है कि जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। अब यह छोटा बेलन है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए कि जब यह इसका व्यास है 24, तो बड़े बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी, जो कि हम यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि लोहे का एक स्तंभ बना है, यानी इन दोनों को मिलाकर, बड़े बेलन और छोटे बेलन को मिलाकर लोहे का एक स्तंभ बना है। अब उस स्तंभ का द्रव्यमान, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि आपको यह दिया हुआ है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का जो द्रव्यमान है 8 ग्राम होता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो बड़ा, यहाँ पे बड़ा जो बेलन है इसका आयतन निकालेंगे, यहाँ पे जो छोटा बेलन है उसका आयतन निकालेंगे। अब दोनों के आयतन को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब दोनों के आयतन को जोड़ने के बाद जब जोड़ देंगे तो वह इस पूरे स्तंभ का आयतन आ जाएगा, पूरे स्तंभ का आयतन आ जाएगा। और जब पूरे स्तंभ का आयतन आ जाएगा तो वहां से हम उसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो आइए यहाँ पे समझते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बड़े बेलन के लिए। तो यहाँ पे देखिए उसके लिए ऊंचाई क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ऊंचाई, अब यहाँ पे 2 बेलन हैं तो हम बड़े बेलन की ऊंचाई को हम मान लेते हैं कैपिटल एच और छोटे बेलन की ऊंचाई को हम स्मॉल एच मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़े बेलन, यहाँ पे लिख भी देते हैं, बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई बराबर कितना है, 220। हाँ, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल एच, ठीक है। तो 220 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, अब उसका व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी 24 और बटे में 2 भाग दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यह तो हो गया आपका त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब आयतन हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन, यहाँ पे बड़े बेलन का आयतन बराबर, बड़े बेलन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, पाई। अब यह बड़ा बेलन है तो हम त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि दोनों अलग अलग पता चले। तो यहाँ पे पाई r² एच, यहाँ से पाई का मान आपको रखने के लिए बोला हुआ है 3.14, तो 3.14। आर का मान क्या आया है, 12, तो स्क्वायर है तो 12 × 12 2 बार लिख लेंगे। और एच का मान क्या है, 220, ठीक है ना। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 12 का गुणा इसमें करेंगे तो 12 चौके 48 के 8, 4 हासिल, 12 कम 12, 4 16, 1 हासिल और 12 तिहाई 36 और 1 37,
ठीक है ना, 2 स्थान पे दशमलव या दशमलव लगा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस 12 का गुणा इसमें कर लेते हैं तो यह 0 रहेगा ही। 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24 और 2 26। ठीक है, यह क्या हो जाएगा 2640। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं और यह किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ से जब गुणा करेंगे इन दोनों का, देखिए गुणा आपको खुद करना है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि वीडियो के बीच में अगर गुणा करके दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 99472। ठीक है, और यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से होगा तो एक स्थान पे यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा किसमें, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, हम छोटे बेलन का आयतन निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए हमें ऊंचाई दिया हुआ है 60 और त्रिज्या दिया हुआ है 8। तो यहाँ से अब लिखेंगे, देखिए एच बराबर, यानी स्मॉल एच मतलब छोटे बेलन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ से देखिए त्रिज्या, तो त्रिज्या उसके लिए क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो r बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए हम छोटे बेलन का आयतन निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे बेलन का आयतन बराबर, छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से मान रखते हैं तो पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 8, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 8 गुणे 8 और एच का मान 60। ठीक है ना, यहाँ से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 8 चौके 32 के 2। ठीक है, 8 चौके 32 के 2, 3 हासिल, 8 एक कम 8 और 3 11 के 1, 1 हासिल, 8 तरीके 24, 1 25। और यहाँ पे देखिए 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, 8 का गुणा इसमें कर लें तो 8 छक 48 और यहाँ पे 0। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। देखिए तो दोनों गुणा करेंगे, देखिए कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे गुणा करने के बाद क्या आएगा, गुणा करने पर यह आपका आ जाएगा 1205.7.6 और यह अभी किस में आएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आयतन की बात हो रही है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इस स्तंभ का आयतन, लोहे का जो स्तंभ है आयतन, तो हमने इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, बड़े वाले का भी छोटे वाले का भी। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमें इस स्तंभ का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर, यहाँ पे लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे जो दोनों बेलन का जो आयतन है उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 9 देखिए 475.2 प्लस 1205.7.6। ठीक है ना, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 111532.8। ठीक है, यह किसमें, घन सेंटीमीटर में। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से यह तो आया। अब प्रश्न में क्या बोला हुआ कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। आप प्रश्न में देख सकते हैं, देखिए 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, तो इतने घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान, चाहे 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम। ध्यान से समझिएगा, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है। अब इस स्तंभ को बनाने में इतना जो है आपको लोहा लगा हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, यह जो उसका आयतन आया है इतना लोहा लगा हुआ है। तो 1 घन सेंटीमीटर का 8 ग्राम है, तो इतना यह जो आयतन है इतने को बनाने में, यानी इतने का जब इतना लोहा जब लगा तो उसके लिए कितना लोहा लगेगा। ठीक है ना, उसके आयतन में हम क्या कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे, यानी 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान, इसको बनाने में जब 1 घन सेंटीमीटर लोहा लगा तो वह 8 ग्राम का हुआ। तो जब आपको यहाँ पे देखिए यह क्या है 111532.8 घन सेंटीमीटर, जब इतना इसका आयतन है तो कितना ग्राम लोहा लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे 8 का क्या कर देंगे, यहाँ पे लोहे के स्तंभ का कुल आयतन, देखिए लोहे की कुल मात्रा यानी स्तंभ बना, लोहे की कुल मात्रा यानी स्तंभ बनाने में लोहे की कुल मात्रा कितनी लगेगी। तो देखिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 8 का, 5 3 3 2 1 1 1 5 3 5 3 2.8
और गुणे 8, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर में इतना ग्राम आपका लोहा लग रहा है, तो लोहे की कुल मात्रा अब इसका गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो यह क्या आ जाएगा आपका, गुणा करने के बाद यह हो जाएगा आपका 892262.4, और यह किस में आएगा, ग्राम में आएगा। यह किस में आएगा, ग्राम में। अब हमें इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 ग्राम में अगर हम कहें कितना किलोग्राम होता है, तो वह होता है 1/1000 किलोग्राम। अब हम कहें कि यह जो आया है इतने ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है ना, 1000 से भाग दे देंगे। तो इसमें 1000 से भाग दे देंगे, तो देखिए जब यहाँ पे 3 जीरो है, ठीक है, तो 0.3 स्थान लेफ्ट साइड यानी इधर की तरफ चला जाएगा। तो 1 2 3 यानी यह आ जाएगा 892, देखिए 892.2624, ठीक है। यह किस में हो जाएगा, किलोग्राम यानी केजी में। अब यहाँ से देखिए दशमलव के अगर 2 स्थान तक इसको लिखें, दशमलव के अगर 2 स्थान तक लिखें तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 892.26 किग्रा, ठीक है, यानी किलोग्राम। यह आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 आपको लेना है। देखिए यहाँ पे चित्र हमने बनाया हुआ है, प्रश्न को समझिएगा। बोला हुआ है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की, यह गोलाकार कांच का एक बर्तन है जिसका जो गर्दन वाला पोर्शन है यह बेलन के आकार का है। आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, यह वाला पोर्शन जो है एक बेलन के आकार का है, जिसकी लंबाई आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और व्यास इसका दिया हुआ है, यह व्यास है इसका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है, यहाँ पे इसका जो व्यास दिया हुआ है वो 8.5 है। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी भरा जा रहा है, और आपको यहाँ पे एक बच्चे ने जब उसका आयतन निकाला तो उसका 345 घन सेंटीमीटर आया। तो आपको चेक करके बताना है कि इसमें इसका आंसर जो बच्चे ने निकाला वह सही है अथवा गलत है। यानी इस बर्तन का आपको पूरा आयतन निकालना है, जो कि नीचे से यह एक गोले के आकार का है और यह जो ऊपर वाला भाग है गर्दन वाला एक बेलन के आकार का है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले बेलन के लिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं बेलन, बेलन, बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दिया हुआ है, यह व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्रश्न में आप देख सकते हैं कि व्यास आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो हम इसकी त्रिज्या की बात करें, यहाँ पे देखिए व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अब यहाँ से हम जो बेलनाकार भाग है उसका हम आयतन निकाल लेंगे, ठीक है ना। जो बेलन के आकार की जो गर्दन है उसका हम आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, भाग का आयतन। तो देखिए इसका जब आयतन निकालेंगे तो आप बेलन के आयतन का सूत्र आप जानते होंगे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से मान रख देंगे, पाई का मान आपको बोला हुआ है 3.14 लेना है, तो 3.14 गुणे आर, आर का मान क्या है, आर का मान 1 गुणे 1, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई आपको दिया हुआ है 8, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए जब गुणा कर लेंगे तो यह क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हम क्या कर लें, यह दशमलव हटाने के लिए हम बटे में अगर 100 लिख देंगे तो यह दशमलव हट जाएगा। कैसे, अगर हम यहाँ पे 100 से गुणा 100 से भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे तो यह दशमलव हट जाएगा और बटे में 100 बच जाएगा। यानी सिंपल इसको हम यह लिख सकते हैं, देखिए 314 गुणे 8 और बटे में 100, यह दशमलव अब हट गया, ठीक है ना। बटे में 100 लिख देंगे तो यह दशमलव हट जाएगा। इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, हमें इस गोले का आयतन निकालना है, ठीक है ना। जो गोलाकार कांच है उसका आयतन निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे गोलाकार, गोलाकार कांच का आयतन, गोलाकार कांच का आयतन, ठीक है ना, गोलाकार कांच का आयतन। तो सूत्र क्या होता है गोले का आयतन का,
4/3 पाई आर क्यू, यह सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए उसका व्यास दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं व्यास, व्यास दिया हुआ है 8.5, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखिए जब इस दशमलव को हटाएंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 85/10 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगा 85, और यहाँ पे 10 पहले से है, 2 × 10 हो जाएगा, यानी 85/20, ठीक है, यह सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ से मान रख लेते हैं। देखिए तो यह क्या हो जाएगा 4/3 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान, आर का मान आपको क्या लेना है 85/20, 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, 85/20 गुणे 85/20 गुणे 85/20, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों को अगर जोड़ देंगे, ठीक है ना, इन दोनों को, यानी यह जो बेलन वाला भाग है उसको और यह जो गोलाकार भाग है, इन दोनों के आयतनों को जोड़ देंगे तो हमें इस बर्तन का पूरा आयतन पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बर्तन का आयतन बराबर, बर्तन का आयतन बराबर, यहाँ पे देखिए बर्तन का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार कांच का आयतन, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं बर्तन का आयतन बराबर, हम दोनों को डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन, यानी यह वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, और यह जो गोलाकार भाग है, इन दोनों को मिला देंगे तो इस पूरे बर्तन का आयतन हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 314 गुणे में 8/100, ठीक है, प्लस यह क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से 4/3, ठीक है ना, गुणे में 3.14, ठीक है, 3.14, और यहाँ पे गुणे 85/20 गुणे 85/20 गुणे 85/20। अब यहाँ से देखिए कि आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन सबसे पहले ले लेंगे। देखिए कॉमन में क्या मिल सकता है, अगर हम इस दशमलव को हटाएं तो हम इसके बटे में भी 100 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया है, ठीक है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें 314/100 जो है कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। देखिए 314/100, देखिए इस लेसन में जो कैलकुलेशन है वह थोड़ा सा हार्ड है, तो आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है। आपका जोड़ घटाना गुणा भाग जो है काफ़ी अच्छी तरह होना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह कर पाएंगे, नहीं तो उलझ सकते हैं आप। तो यहाँ से देखिए जब हम यह कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 8 बचा, प्लस यहाँ से क्या बचा, देखिए यहाँ पे जो कट रहा है उसको कट कर देते हैं तो लिखने में आसानी हो जाएगी। देखिए अब क्या क्या कट रहा है, इसको तो हम बाहर कर लिए, अब जो बच रहा है उसको कट करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए हम इसको कट करें, 5 चौक के 20, इसको कट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी 17 पच्चे 85। यहाँ पे भी वही चीज़, यहाँ पे 5 चौक के 20 और इसमें भाग देंगे तो यह भी क्या आ जाएगा 17। यहाँ पे भी 5 चौक के 20 और यहाँ पे क्या जाएगा आपका 17, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि 4 से 4 कट रहा है, या 4 से 4 क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है ना। अब कोई नहीं कटेगा तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं तो क्या क्या बच रहा है, यहाँ से यह तो कॉमन हो गया, बचा क्या 17 × 17 × 17, ठीक है ना, 17 × 17 × 17, और बटे में क्या आया, देखिए यहाँ पे बटे में 4 चौके 16 और 16 तियाँ 48, ठीक है ना। देखिए 4 चौके 16 और 16 तियाँ 48, तो यहाँ पे बटे में 48, ठीक है। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है ना। देख लीजिए कुछ छूट तो नहीं रहा है, ऊपर सभी हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पे यह कॉमन हो गया 17 × 17 × 17, और यहाँ पे 4 चौके 16 और 16 तियाँ 48, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा आपका इस रूप में। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इन तीनों का गुणा करेंगे और यहाँ से इसका गुणा इसमें कर लेंगे, यानी अगली लाइन में यह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगली लाइन में 314 बटे में 100, और यहाँ से यह हो जाएगा 8, इसका गुणा हो जाता है इसमें, ठीक है ना। जैसे आप एलसीएम लेकर हल करते वही चीज़ है, तो 8 × 48 प्लस 17 का गुणा होगा तो यह हो जाता है 289। अभी एक 17 बचा हुआ है, 2 17 का गुणा होगा, 17 का स्क्वायर 289 होता है, बटे में अब पूरे के बटे में हो जाएगा 48। अब यहाँ पे गुणा करके और फिर जोड़ लेते हैं, तो आइए गुणा करते हैं। यहाँ पे देखिए गुणा हम डायरेक्ट करके लिखेंगे, क्योंकि वीडियो के बीच में अगर गुणा करके दिखाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जब हल करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए इन दोनों का जब गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं 314 बटे में 100। देखिए अब यहाँ से यह क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका
चौरासी प्लस 289 और 17 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4913, ठीक है ना, और बटे में यह 48 रहेगा ही। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब जब यह ब्रैकेट हटाएंगे तो यह बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है ना, कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का होता है। तो 314 बटे में 100 गुणे इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 5297 और यह बटे में 48, ठीक है। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब 48 से जब इसमें भाग देंगे तो यह आपका आ जाएगा 110.3516। आगे और भी आएगा तो हमें केवल दशमलव के 2 स्थान से मतलब है, हमने 4 स्थान ले लिया तो आई थिंक कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब यहाँ से 100 से जब इसमें भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा 3.14 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, यानी 3.14 गुणे 110.3516, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो देखिए यह क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 346.51। आगे और भी आएगा, हमें दशमलव के 2 स्थान तक ही लेना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक दशमलव के 2 स्थान तक लेकर ही छोड़ देंगे। यह मान जो आएगा आपका लगभग में आएगा, क्योंकि हम दशमलव के 2 स्थान तक ले रहे हैं। अगर आगे तक और करेंगे तो और लंबा जाएगा। केवल बुक में आपके दशमलव के 2 या 3 स्थान तक ही देता है, तो यहीं तक हम छोड़ देते हैं। तो देखिए 346.51 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर, यह आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रसेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। अब प्रश्न को समझिए। देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि रसेल जो है एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है जो कि एल्युमिनियम की शीट से एक मॉडल बनाता है जो कि क्या है, बेलन के आकार का है। तो पहले यहाँ पे बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरों पर वह 2 शंकु जोड़ देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह बेलन के आकार का उसने एक मॉडल बनाया और इसके दोनों भागों पर उसने क्या कर दिया, शंकु जोड़ दिया। अब फिर क्या किया, मॉडल का जो व्यास है, यानी देखिए यह जो व्यास है यहाँ से 3 सेंटीमीटर, तो जो व्यास इस बेलन का होगा वही व्यास इस शंकु का भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि यह भी शंकु यही ना उसका व्यास है यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों शंकु का भी व्यास वही होगा जो इस बेलन का व्यास है, ठीक है। फिर बोला हुआ है कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी यह जो मॉडल तैयार होता है इसकी पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। और शंकु की जो ऊंचाई दिया हुआ है प्रश्न में, बोला हुआ है कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, यानी जो इधर शंकु बन रहा है उसकी भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और इधर बन रहा है उसकी भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो गई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक यह 2 और यह भी 2, और पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक मॉडल का जो लंबाई है वह 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम 12 सेंटीमीटर में से यह 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर 4 सेंटीमीटर निकाल देंगे तो यह बचा हुआ भाग, यानी यहाँ से यहाँ तक जो बेलन बन रहा है इसका हमें ऊंचाई पता चल जाएगा। लंबाई का मतलब क्या, ऊंचाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, यानी अब मॉडल में हवा उतना ही होगी जितना इस मॉडल का आयतन होगा। देखिए आयतन होता क्या है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। मैं कहूँ कि यह एक बर्तन है तो इस बर्तन में यह जितना स्थान घेरेगा, इसमें पानी जो आएगा या कोई भी आप लिक्विड इसमें रख रहे हैं तो इस बर्तन में जितना पानी आएगा वही उसका आयतन होता है। तो अगर हम इस मॉडल का आयतन निकाल दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि इसमें हवा जो है कितनी है, या हवा का आयतन भी हमें पता चल जाएगा। तो अब इस मॉडल के आयतन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पे बेलन के लिए लिखते हैं। अब बेलन और शंकु दोनों के आयतन को निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस मॉडल का आयतन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बेलन। देखिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर, तो देखिए त्रिज्या जो है हमें व्यास दिया हुआ है तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यानी बेलन की त्रिज्या बराबर 3/2 और यह किस में है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या दिया हुआ है हमें, जो बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की भी त्रिज्या होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अभी वही है। तो यहाँ पे अब शंकु की भी त्रिज्या वही हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे शंकु की त्रिज्या बराबर 3/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम कहें कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो यहाँ से ऊंचाई जो है, चलिए हम इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं h1,
तो बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी वह हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। कैसी, यह बात अभी हमने आपको बताया कि पूरा 12 है, 2 सेंटीमीटर इधर से और इधर से, यह शंकु है तो 4 सेंटीमीटर निकल गया, 12 में से 4 गया तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम शंकु की ऊंचाई की बात करें तो आपको क्या दिया हुआ है, शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, इसको हम मान लेते हैं h2, तो यह आपका कितना है 2 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा हुआ है कि यह जो मॉडल तैयार हो रहा है इसमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो देखिए इसमें जो हवा आएगी उसके आयतन के बराबर ही हवा आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडल का आयतन या मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, देखिए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बेलन का आयतन, देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस क्या हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पे कितने शंकु बन रहे हैं, 2 शंकु, तो यानी 2 शंकु का आयतन। अब यहाँ से सूत्र लगाते हैं और इसको हल करते हैं। तो देखिए बेलन का आयतन आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई को हमने क्या माना हुआ है h1, तो पाई आर स्क्वायर h1 प्लस शंकु के आयतन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, उसकी ऊंचाई को हमने माना हुआ है h2, तो h2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शंकु कितना है 2 है, तो इसमें हम 2 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं पाई, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर भी हमें कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें बचेगा क्या, यह लिखते हैं, देखिए h1 प्लस 2 का 1 में गुणा, तो यह हो जाएगा 2/3 h2, ठीक है ना। यहाँ से मान रख देते हैं, देखिए अब मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7, ठीक है ना। आर का मान, आर हमें त्रिज्या है और दोनों की त्रिज्याएं समान है, तो 3/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 3/2 गुणे 3/2, ठीक है। h1 का मान, h1 का मान है 8 प्लस 2/3 h2 का मान, h2 का मान कितना है 2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2। अब यहाँ तक आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 2 से यह कट रहा है तो इसको कट कर देंगे, ठीक है ना, 2 से क्या कर देंगे कट कर देंगे, तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा 11 33, 33 में 3 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 99, ठीक है ना, या 3 3 के 9, 11 9 99, तो 99/7, और यह क्या हो जाएगा, इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ से हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4/3, तो यह हो जाएगा देखिए 8, इस 3 का इसमें गुणा हो जाता है, ठीक है ना, प्लस 2 दूनी 4 पूरे के बटे में 3, या वैसे ही है जैसे एलसीएम हल कर रहे हैं आप, ठीक है ना, यानी 3 एलसीएम हो जाएगा और 1 3 3 3 8 24 हो जाएगा, तो इसको हल कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 24 होगा, अभी 99/7 और गुणे, अब ब्रैकेट को यहाँ से हटा रहे हैं तो 8 3 के 24, 24 और 4 28/3, तो 7 चौक के 28 और 3 से इसको कट कर दिए तो 3 3 के 9 और 3 3 के 9, ठीक है ना। यहाँ से क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, तो 4 3 12 के 2, 4 3 12 1 13, तो यह हो जाएगा 132, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो 2 है, यह 3/2 यह था ना, तो यहाँ पे यह 2 छूट गया। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर वाले का गुणा कर लिया, 11 3 33 और 33 में 3 का गुणा तो 99, 99/7, और यह 2 भी था तो यहाँ पे गुणे में 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब गुणे में यहाँ पे 2 लिख लेंगे तो अब यह इतने का तो कैलकुलेशन कर लिया, बटे में 2 भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे बटे में 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए या ऐसे इसको लिख लेते हैं 7 गुणे 2, इधर लिख लेते हैं, 2 से जब इसमें भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ से जब 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, तो यह क्या आ गया 66, और यह किस में आएगा, आयतन है तो घन सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर पे पावर 3, यानी घन सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, 66 घन सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पीछे के तीनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। एक ठोस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, एक अर्धगोले पर स्थित है। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डूब सके। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9.8
8 सेंटीमीटर हो तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पे यह एक बेलन है, ठीक है ना, बोला हुआ है कि बेलनाकार पानी में भरे हुए ट्यूब में पूरा डूब सके, यानी यह जो शंकु है और यह गोला है, जहाँ पे उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, और वह बोल रहा है कि वह इस प्रकार से होना चाहिए कि यह जो ठोस है, यानी यह ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं शंकु है और यह वाला पोर्शन आपका गोला है, वह ऐसे जो है इस बेलन में क्या हो सके, डूब सके। अब कह रहा है कि जब यह डूब रहा है तो बेलन क्या है, पानी से भरा हुआ है। अब जब यह डूबेगा तो बेलन, यहाँ पे बोला है कि यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ ट्यूब में शेष पानी का आयतन, यानी जब यह डूबने के बाद इसमें जो शेष पानी है इसका आयतन आपको बताना है। तो देखिए, जब किसी बर्तन में कोई वस्तु डूबती है, ठीक है ना, तो वह अपने आयतन के बराबर ही उसमें से पानी को हटाती है। बात को समझिएगा ध्यान से। अगर यह पूरा आयतन हमें पता चल जाए इस बेलन का, तो जब बेलन का आयतन पता चल जाए और यहाँ पे यह शंकु है और यह गोला है, ठीक है ना, अर्धगोला है, तो इन दोनों का आयतन पता चल जाए, तो हमने अभी बताया कि कोई वस्तु अपने आयतन के बराबर ही किसी बर्तन में से पानी को हटाती है। तो हम पूरे यहाँ बेलन का आयतन निकाल लें। बेलन का आयतन निकालने के बाद शंकु और अर्धगोला का आयतन निकाल कर और बेलन के आयतन में से इन दोनों के आयतन को माइनस कर दें, तो हमें यह जो बचा हुआ पानी का जो आयतन है यह हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे जो बेलन है उसकी ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे शंकु और अर्धगोला दोनों की त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बेलन की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आइए यहाँ पे हल करते हैं और यहाँ पे ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे अर्धगोले का, पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 2.1 सेंटीमीटर, और यह जो त्रिज्या होगी वह शंकु की भी होगी, ठीक है ना, क्योंकि यह दोनों क्या है, बोला हुआ है कि जो शंकु है, ठीक है ना, वह अर्धगोले पर ही स्थित है, तो दोनों की जो त्रिज्याएं होंगी वह समान होंगी, दोनों की त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, समान होंगी। ठीक है, अब देखिए यहां से शंकु की जो ऊंचाई दे रहा है, शंकु की ऊंचाई यह भी आपको दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर। अब यह जो इससे जो ठोस तैयार हुआ इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो इस ठोस के आयतन के लिए हम क्या करेंगे, शंकु के आयतन और बेलन के आयतन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि इस ठोस का आयतन, ठीक है, ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन आप सूत्र जानते होंगे, क्योंकि पीछे से हम लोग लगातार यूज करते हुए आ रहे हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। यहाँ से देखिए हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 1/3 पाई और आर स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा है। यहाँ से क्या बचा, देखिए यहाँ से हमें मिला एच और प्लस यहाँ से देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, तो यहाँ से 2r बचा, तो यहाँ पे 2r। अब इसी को हल कर लेना है, तो हमें उस ठोस का आयतन मिल जाएगा, फिर बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 1/3, ठीक है ना, 1/3 पाई का मान यहाँ से रख देते हैं, तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान क्या है 2.1, तो उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे देखिए 2.1 स्क्वायर बोला हुआ है, तो 2 बार लिख देंगे। ब्रैकेट में एच का मान क्या दिया हुआ है, एच मतलब शंकु की ऊंचाई 4 प्लस 2 गुणे में आपको त्रिज्या कितनी है 2.1, इसी को हल करना है। देखिए तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 7 से जब इसमें भाग देंगे तो 7 × 21, यानी यह हो जाएगा 0.3, ठीक है ना, 0.3। यहाँ से 3 से इसको कट कर देंगे तो यह हो जाएगा 0.1, ठीक है। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से जो बचा हुआ है उसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हल करेंगे तो देखिए 0.1 का जब इसमें गुणा होगा तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 22 गुणे इसमें गुणा होगा तो यह हो जाएगा 0.21। यहाँ से यह क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 का गुणा, तो 21 दूनी 42 यानी 4.2। यहाँ से गुणा कर लेते हैं, देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा
यहाँ से देखिए 22 का गुणा 21 में करते हैं तो 21 दूनी 42 के 2, 4 हासिल 21 दूनी 42, 4 46। अब 2 स्थान पे दशमलव यानी 4.62। यहाँ पे 4.2 और 4 को जोड़ लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, और बीच में देखिए ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 4 8.2। देखिए अक्सर स्टूडेंट का दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग में गलतियाँ होती हैं, तो आप इस बात को थोड़ा सा श्योर हो जाइएगा कि आपको दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। यहाँ पे इन दोनों का गुणा करके हम डायरेक्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे गुणा करते हैं। देखिए इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 37.884, और यह किस में आएगा, सभी सेंटीमीटर में है तो यह आ जाएगा आपका घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, घन सेंटीमीटर। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए हमें क्या करना है कि इस पूरे बेलन का आयतन निकाल लेना, और बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना, या जो बचा हुआ भाग है उसी के बराबर जो है पानी आएगा। तो अब यहाँ पे बेलन के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है यह लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बेलन के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 9.8। यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर 9.8 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बेलन की जो त्रिज्या है वह भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिज्या, यानी त्रिज्या मतलब किसकी, बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन निकालते हैं। देखिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से मान रख देते हैं तो 22/7, आर का मान क्या है 5, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 5 × 5, और एच का मान क्या है 9.8। ठीक है ना, 9.8। ठीक, तो 9.8 है। हम अगर इस दशमलव को हटाएं तो बटे में हम 10 लिख सकते हैं। ठीक है ना, बटे में क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। दशमलव को हटाने के लिए हम बटे में 10 लिख सकते हैं। 5 से हम इसमें भाग दे देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए 2 से जब इसमें भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 से इसको कट कर देंगे, 7 एकम 7। यहाँ पे देखिए 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, 28, 7 चौके 28। अब यहाँ पे हर जो है पूरी तरह से खत्म हो गया, अंश आपका बचा 11, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 14 है। ठीक है ना, तो देखिए 11 में 5 का गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55। ठीक है, गुणे में 14, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो 14 × 5 = 70, 0 7 हासिल, 14 × 5 = 70 और 7 77, यानी 770 घन सेंटीमीटर। यह क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, घन सेंटीमीटर। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए हमने अभी बताया था यहाँ पे कि किसी बर्तन में उतना ही पानी आता है जितना उसका आयतन हो, तो अब यह या कोई वस्तु उतना ही पानी को हटाती है जितना उसका आयतन हो। तो इस ठोस का आयतन हमने निकाल लिया, बेलन का आयतन निकाल लिया। अब बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को माइनस कर देंगे तो हमें जो बचा हुआ भाग है उसका आयतन हमें पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठोस का। ठीक है ना, यहाँ पे क्या पूछा, ट्यूब में शेष पानी का आयतन यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ट्यूब में शेष पानी का आयतन बराबर ट्यूब में शेष पानी का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। यहाँ पे लिख देते हैं बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। ठीक है, अब देखिए बेलन का आयतन क्या है 770, तो यहाँ पे 770 माइनस ठोस का आयतन क्या है 37.884। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस में भी बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ होती हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह माइनस करिएगा। चलिए यहाँ पे माइनस करके हम इसको दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए 770। अब यहाँ पे देखिए जब भी दशमलव का घटाना या जोड़ करते हैं तो यहाँ पे इसमें दशमलव नहीं है तो यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। संख्या के राइट साइड इधर हम 0 0 लिख सकते हैं। अब देखिए जो संख्या दशमलव इसमें लगा हुआ है, दशमलव के नीचे दशमलव, और दशमलव के लेफ्ट वाली संख्या को लेफ्ट में और राइट वाली संख्या को राइट में लिखते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से लिखते हैं। माइनस तो आपको आता है, हमें पता है, लिखने में ही गलतियाँ होती हैं, हम स्कूल में चेक करते हैं। 9th 10th के बच्चों का भी बहुत अधिक गलत होता है। कभी कभी अगर बोर्ड पे आ जाता है, बच्चों को करने के लिए कह देते हैं तो मैक्सिमम बच्चों का पॉइंट वाले में गलत हो जाता है। प्लस माइनस की बात कर रहे हैं हम आपसे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 10 10 में से 4 गया 6, या 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे यह क्या हो गया आपका 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। यह 1 दे दिया था तो यह क्या हो गया आपका 6 में से 3 गया 3, और यह
आपका 732.116। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 732.116, और यह किस में होगा, घन सेंटीमीटर, ठीक है ना, यह किस में हो जाएगा, घन सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। 732.116 घन सेंटीमीटर। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि हम आपको बिल्कुल समझाएंगे ऐसे कि आपके दिमाग में पूरी तरह वह बातें बैठ जाएंगी। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े घनाकार तालाब में बह रहा है। कितने समय में तालाब में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। देखिए प्रश्न को समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला हुआ है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप, तो यहाँ पे हमने एक पाइप बनाया जिसका व्यास है 14 सेंटीमीटर। अब जो है बोला हुआ है पाइप में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी यह जो पानी इसमें बह रहा है वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, यानी यह इस पाइप के लिए उसकी लंबाई हुई और यही ऊंचाई का काम करेगा। फिर क्या कह रहा है कि यह जो घनाकार तालाब है जिसमें पानी जा रहा है वह 50 मीटर लंबा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 मीटर लंबा, 44 मीटर वह चौड़ा है, और यहाँ पे बोला हुआ है कि तालाब में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है। तो जो ऊपर उठेगा वह उसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी 21 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है ना। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कितने समय में तालाब में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर उठ जाएगा, यानी आपको समय निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम यह जो घनाकार तालाब है इसका आयतन निकाल लेते हैं, जिसके लिए हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखते हैं तालाब की लंबाई बराबर, यहाँ पे देखिए तालाब की लंबाई बराबर, यहाँ पे लिखते हैं देखिए तालाब की लंबाई बराबर 50 मीटर। ठीक है ना, 50 मीटर। यहाँ से देखिए और क्या दिया हुआ है, चौड़ाई 44 मीटर, चौड़ाई 44 मीटर। ठीक है। ऊंचाई देखिए, ऊंचाई 21 मीटर, 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। देखिए जब भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन किसी भी प्रश्न में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो सभी जो मात्रक हैं वह एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मीटर में है, लेकिन यह सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 21, अब देखिए एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। हम कहें 21 सेंटीमीटर में तो 21/100 मीटर होगा। अब यहाँ से हम घनाकार तालाब का आयतन निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं देखिए घनाकार तालाब का आयतन बराबर, घनाकार तालाब का आयतन बराबर, अब आप जानते हैं कि घन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। यहाँ से मान रख लेते हैं। देखिए लंबाई आपका क्या है 50 गुणे 44 गुणे 21/100। ठीक है ना। यहाँ से देखिए इससे कट कर देंगे, 50 दूनी 100, 2 से इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 22 और 21 का गुणा करेंगे तो देखिए 21 दूनी 42 के 2 4 80, 21 दूनी 42 और 4 46, तो 462। यह किस में आएगा, घन मीटर में। किस में आएगा, घन मीटर में। तो यह तो हो गया आपका घनाकार जो तालाब है उसका आयतन हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि पाइप का आपको व्यास दिया हुआ है। यह जो व्यास है क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है ना 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप। तो यहाँ पे जब व्यास आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे पाइप का व्यास, पाइप का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। क्या है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ से देखिए सेंटीमीटर है, अब त्रिज्या निकालते हैं सबसे पहले। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 14/2। ठीक है ना, 14/2, क्योंकि व्यास की आधी जो है त्रिज्या होती है, तो यह हो जाएगा 7 तो त्रिज्या आ गई, लेकिन ये है किस में, सेंटीमीटर में, और सभी किस में है यहाँ पे देखिए यह मीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके बटे में हम 100 यानी 100 से भाग दे देंगे तब यह मीटर में हो जाएगा, यानी त्रिज्या आ गई 7/100 मीटर। अब देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि बहते पानी की जो चाल है वो दिया हुआ 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे लिखेंगे बहते पानी की चाल। ठीक है ना, बहते पानी की चाल बराबर क्या दिया हुआ है 15 किलोमीटर किमी प्रति घंटा। ठीक है ना, प्रति घंटा। तो देखिए जब यह किलोमीटर में और सभी मीटर में, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जानते हैं आपकी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 15 किलोमीटर में तो 15 गुणे 1000 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर यह क्या हो जाएगा 15,000 मीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, मीटर प्रति घंटा। ठीक है। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए कि यह जो पाइप है वह क्या है, एक बेलन के आकार का है।
पाइप अब किस आकार का है, बेलन के आकार का है। तो 1 घंटे में बहने वाले पानी का हम आयतन निकालेंगे जो कि बेलन के आयतन का सूत्र लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन, 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन, 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन यानी बेलन के आयतन का सूत्र लग जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान, आर अभी त्रिज्या हम लोगों ने निकाला है 7/100, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 7/100 गुणे 7/100। और जो यहाँ पे बहते पानी की जो चाल है वह उसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी यह हो जाएगा आपका 15,000। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो यह कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यह कट गया। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 7 से यह 7 कट गया, ठीक है। 2 से इसमें भाग दे दिए तो यह 11 आ गया। अब बचा क्या, 11, 7 और 3, यहाँ हर में सब खत्म हो गया, अंश में 11 बचा, 7 बचा और 3, तो 11 सत्ते 77। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए या गुणा करके डायरेक्ट ही लिख देते हैं, 11 सत्ते 77, 77 में 3 का गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 के 1, 3 सत्ते 21, ठीक है ना, और 2 23, 3 सत्ते 21 देख लीजिए, 3 सत्ते 21 के 1 और 3 सत्ते 21 और 2 23, 231। और यह क्या है, आयतन है, तो यह हो जाएगा आपका, सभी मीटर में है तो घन मीटर में आएगा, यानी मीटर का क्यूब। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है समय। तो देखिए यहाँ पे अब लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए यह तो इधर हो गया, अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए समय बराबर हो जाएगा आपका, समय बराबर, देखिए समय बराबर हो जाएगा जो घनाकार तालाब है उसका आयतन और बटे में 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन। यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए तालाब का आयतन, समय बराबर तालाब का आयतन या घनाकार तालाब का आयतन, बातें कही होगी, तालाब का आयतन बटे में 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन, 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन, ठीक है ना। तो अब देखिए तालाब का आयतन क्या है, तालाब का आयतन 462 आया हुआ है, तो यहाँ से उसको लिख देंगे 462 बटे में 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन 231। अब यहाँ से देखिए कि 231 में 2 का गुणा करेंगे तो 462 आएगा, तो यहाँ पे 2 बार में यह कट जाएगा, यानी आपसे टाइम पूछ रहा था कि कितने समय में तालाब में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा, तो 2 घंटे में जो तालाब में पानी का स्तर है वह 21 सेंटीमीटर तक उठ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 2 घंटे, क्या हो जाएगा 2 घंटे, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। हाँ, यहाँ पे जो पिछला प्रश्न था स्टूडेंट, यहाँ पे पिछला ठीक है ना, यहाँ पे 2 घंटे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है और इस प्रश्नावली का यह अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंब वृत्तीय शंकु बनाया गया, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझिएगा, जब भी आपसे प्रश्न में कभी भी बोले कि किसी एक धातु को पिघलाकर, चाहे वो किसी भी शेप का हो, दूसरे धातु में बनाया गया, तो हमेशा जिसको पिघलाकर दूसरे धातु में बनाया गया उन दोनों के आयतन हमेशा आपस में बराबर होते हैं। समझिए कैसे, जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा गोला है, इतना बड़ा गोला है, ठीक है ना, जो भी यह गोला है या कोई पदार्थ है जिसका आयतन यह इतना बड़ा गोला है, अब इससे हम छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी बहुत सारी गोलियां बना रहे हैं, तो इन सभी गोलियों का जो आयतन होगा, अगर इसमें हम कहें कि हम इतनी गोलियां बना लिए हैं, ठीक है ना, 6, चलिए यहाँ पे कितना हो गया 8, तो 8 गोलियां बना ले रहे हैं, तो इस 8 गोलियों को जब मिलाएंगे तो इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, इस गोलियों को जब मिलाएंगे तो इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जब भी एक बड़े गोले से हम छोटे छोटे गोलों को बना रहे हैं तो इन गोलों को जब मिलाएंगे तो इसका और इसका आयतन आपस में बराबर होगा। तो वही चीज प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक अर्धगोला है, धात्विक अर्धगोला है, इसे पिघलाकर और अलग त्रिज्या का शंकु बनाया गया, तो दोनों के जो आयतन होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, देखिए यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है ना, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहां से अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं, तो यहां पे निकालते हैं, देखिए अर्धगोले का आयतन बराबर अर्धगोले का
आयतन बराबर अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, यह सूत्र होता है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, देखिए 2/, ठीक है, 2/3 पाई का मान क्या हो जाएगा, देखिए पाई का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। पाई का मान, चलिए पाई का मान नहीं रखते हैं क्योंकि लास्ट में यह कट भी जाएगा, तो पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। आर का मान आपको दिया हुआ 8, तो आर क्यू है तो 8 को 3 बार लिख लेंगे, ठीक है, 8 × 8 3 बार, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, क्योंकि लास्ट में हम इसका हिसाब किताब करेंगे, जो कटना होगा वो कट जाएगा, जो बचेगा उसी का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए शंकु का दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए शंकु की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। चलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, हाँ यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो शंकु की जो ऊंचाई है, ठीक है ना, शंकु की जो ऊंचाई है वो यह है, यही हमें ज्ञात भी करना है। तो शंकु का आयतन, इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से मान रख देते हैं, देखिए 1/3 पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, आर का मान है 6, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे और गुणे एच। अभी हमने बताया कि अब इन दोनों के जो आयतन होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों आयतनों को बराबर कर देते हैं, यानी अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, यानी हमें क्या निकालना है, शंकु की ऊंचाई के लिए हम क्या कर देंगे, अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। यहां से अब इन दोनों को बराबर करते हैं, तो देखिए अर्धगोले का आयतन क्या दिया हुआ है, 2/3, 2/3 गुणे पाई और गुणे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 गुणे, चलिए इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 64 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर शंकु का आयतन है 1/3 पाई, और यहाँ पे 6 का 6 में गुणा तो 36 और गुणे यच। हमें क्या चाहिए, हमें यच का मान चाहिए, इस यच का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए 3 यह कहाँ चला जाएगा, यह जो है अंश में चला जाएगा, ठीक है ना, या सिंपल आप यह कह सकते हैं, देखिए पाई से पाई आपका कट जाएगा, ठीक है ना, हमें यच का मान चाहिए, तो जब यह इधर आएगा तो वह बटे में आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और कौन सा कटेगा, यह 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ से यच का मान चाहिए, तो यच बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 8 × 64, और यह कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, यह कहाँ चला जाएगा, बटे में 36, और यह यच, ठीक है। यहाँ से भाग दे देखते हैं, तो यह 2 से भाग देंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16, ठीक है ना, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अभी यह किससे कट रहा है, तो यह अभी फिर से आपका कट रहा है 2 से ही, तो 2 × 9 = 18, 9 आ गया, और यह 2 × 4 = 8, ठीक है ना। अब जो बच गया उसका गुणा कर लेते हैं और फिर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा अब आपका, 64 बचा और 4 बचा, तो गुणा कर लेते हैं, तो 4 × 4 = 16 के 6, 4 × 8 = 32 और 1 = 33, यानी 336/9 भाग दे देते हैं यहाँ से। तो भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जब भाग देंगे तो यह क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए गुणा गलत हो गया है, 4 × 4 = 16 के 6, 4 × 6 = 24, 1 = 25 होगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 4 × 4 = 16 के 6, 4 × 6 = 24, 1 = 25, माफ़ी चाहेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको जल्दी जल्दी करने के प्रयास में कभी कभी जो है क्या हो जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ से 9 से भाग दे देंगे, तो 9 दूनी 18, 25 में से 18 गया 7, 76 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 9 × 8 = 72, ठीक है, दशमलव लगा देते हैं, 4 × 40, 9 × 4 = 36, फिर 4 × 40, 9 × 4 = 36, ठीक है ना। दशमलव के 2 ही स्थान तक हम ले जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 स्थान तक ही आपका आंसर आएगा, अगर इसके आगे भी ले जाएंगे तो फिर 4 ही आएगा, 28.44, ठीक है ना, 28.44, और यह क्या ऊंचाई है, तो सभी किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो यह भी हो जाएगा सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस आंसर को लिख देते हैं यहाँ पे 28.44 सेंटीमीटर, ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स यह पूरी प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई, और आई होप कि प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं आपको प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं, और आई होप कि सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए प्रत्येक दिन मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि आप थोड़ा सा चैनल की हेल्प करें। जब भी वीडियो आपके पास पहुंचता है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल पे
इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज भी लगातार चल रही है। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।